हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन पढ़ाकू एंड आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर डॉक्टर पवन सैनी। और हम आज डिस्कस कर रहे हैं आर्यन पब्लिकेशन के सैंपल पेपर सीरीज का ये नेक्स्ट सैंपल पेपर, दैट इज सैंपल पेपर नंबर 8। चलिए डिस्कस करते हैं सैंपल पेपर नंबर 8। और ये सैंपल पेपर नंबर 8 जो है आपको इस बुक में भी मिल जाएगा। और ये सैंपल पेपर 8 ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, सैंपल पेपर नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर नंबर 8। और यहां पर सबसे पहले हम देख रहे हैं सेक्शन ए। और हमेशा की तरह पहले हम सेक्शन ए जो है इसके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। और इंस्ट्रक्शंस क्या है? दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस। तो आपको कोई भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं इन 25 क्वेश्चंस में। तो यहां पर हम देख रहे हैं अगर आपने 20 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही आपके काउंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पर यूनिट 1 एटम मिलेगा आपको। और हम जानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती हैं ये होती है नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल। जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे यूनिट सेल में उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। तो यहां पर हम देखें सिंपल क्यूबिक में 1 एटम होता है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगी ये भी 1 हो जाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड विल बी 1। तो ये हो जाएगा इसमें आंसर हमारा फर्स्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो फ्रॉम सॉलिड स्टेट। क्या है क्वेश्चन देखें? ईच आयन और एटम दैट फॉर्म्स एन एफसीसी यूनिट सेल सराउंडेड बाय। एफसीसी यूनिट सेल में जो होते हैं वॉइड्स के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितनी वॉइड्स बनेंगे। और जैसा हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतनी ही होती हैं जितने उसमें एटम्स होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड जो होती है वो उसकी डबल होती है नंबर ऑफ एटम्स की। तो यहां पर हम देखें क्या होगा, यहां पर 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगी और साथ में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 अगेन सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क सॉलिड। तो सॉलिड जो है हमने देखा था आयनिक, मॉलिक्यूलर और नेटवर्क, 3 कैटेगरी में होते हैं। नेटवर्क सॉलिड को हम कोवेलेंट सॉलिड भी कह सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल यहां पर हमें मिलेगा डायमंड। SO2 सॉलिड जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयोडीन अगेन मॉलिक्यूलर सॉलिड है, और आइस अगेन मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इन सब में से केवल डायमंड ही ऐसा है जो नेटवर्क सॉलिड है, रेस्ट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये था क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज इन ए सॉलिड लैटिस the cation has left lattice site and it is located at an interstitial position। यानी कि जो क्रिस्टल होता है उसमें से केटायन अपना स्पेस छोड़कर और इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो इससे एक डिफेक्ट जनरेट होता है। अब इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे? तो ये जो डिफेक्ट होता है ये होता है फ्रेंकल डिफेक्ट, दैट इज फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, डेफिशिएंसी डिफेक्ट नहीं है, ये डेफिशिएंसी नहीं हुई है, डेंसिटी चेंज नहीं हुई है, एटम्स वहीं की वहीं है, बस डिसलोकेशन हुआ है उसका। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट और एफ सेंटर इफेक्ट ये थोड़ा डिफरेंट है। इनमें शॉर्टकी इफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 फ्रॉम चैप्टर सॉल्यूशन। और क्वेश्चन क्या है? एनोक्सिया मतलब जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो होती है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। एनोक्सिया इज ए कंडीशन जनरली सीन इन क्लाइंबर्स बिकॉज ऑफ। तो जैसे माउंटेन क्लाइंबर्स जो होते हैं, जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं तो उनमें थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम आने लग जाती है। और ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों होती है?
ये होती है कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो वहां जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा, और पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगी, अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पर हम देखें लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड, तो इस वजह से एनोक्सिया की प्रॉब्लम होती है। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखें राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ व्हेन। तो इसमें यह बताया गया कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ इक्वल कब हो जाते हैं, या एक स्पेशल कंडीशन कब हो जाती है। तो ये कंडीशन तब होती है जब हेनरी लॉ में जो पार्शियल प्रेशर होता है, ये पार्शियल प्रेशर हेनरी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए। अगर पार्शियल प्रेशर हेनरी कांस्टेंट के इक्वल, और ये कब होता है जब मोल फ्रैक्शन 1 हो जाए, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो जाए, तो यहां पर ये वैल्यू जो ये है वो स्पेशल कंडीशन होती है राउल्ट्स लॉ की, जहां पर हेनरी लॉ राउल्ट्स लॉ इक्वल हो जाते हैं। तो KH इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर, KH हेनरी कांस्टेंट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम सेक्शन A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इस सॉल्यूशन में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है, और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शो पॉजिटिव डेविएशन। इथेनॉल में जो अट्रैक्शन होता है वो इथेनॉल एसीटोन के कॉम्बिनेशन में नहीं होता, इसलिए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट ये तो करेक्ट है। अब जरा थर्ड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल ए एंड एनिलीन बी। सॉल्यूशन हमें बनाना है एनिलीन और फिनॉल का। अब इसमें क्या रखा है कि ए एंड बी इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शन। तो यहां पर यह बताया गया है कि जो फिनॉल एनिलीन का, एनिलीन में जो अट्रैक्शन है, फिनॉल में जो अट्रैक्शन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिविजुअल जो होते हैं इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। जरा एक बार ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। एजियोट्रोप्स आर कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर व्हिच आर सेपरेटेड बाय एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन। तो एजियोट्रोप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं लेकिन उनको सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे, तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनको सेपरेट कर सकते हैं एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन में, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है ना। एजियोट्रोप क्या होते हैं, जो मिक्सचर जो होता है वो एक ही बॉइलिंग पॉइंट पर मिक्स जो है बॉइल होने लग जाए। तो ये है यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम चैप्टर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अगेन सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, अमॉन्ग द फॉलोइंग द एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज। और जैसा कि हम जानते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो होते हैं वो एक तरह से आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, सॉरी एक तरह से नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। एजियोट्रोपिक मिक्सचर आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहां पर हम देखें जो यहां पर सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन दैट इज हम कह सकते हैं हेक्सेन एंड हेप्टेन, ये तो आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, ये भी आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसके बाद है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, ये तीनों तो आइडियल सॉल्यूशन है। दीज आर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल। लेकिन हमें आइडियल सॉल्यूशन नहीं लेना, हमें तो नॉन आइडियल लेना है। तो जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, CCl4 एंड क्लोरोफॉर्म, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा ये कॉम्बिनेशन एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन चैप्टर सॉल्यूशन से है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट। हेनरी लॉ क्या होता है
कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट आएगा KH। तो यहां पर हम देखें डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, हायर द वैल्यू ऑफ KH, हेनरी लॉ की अगर वैल्यू हाई है, द गिवन प्रेशर हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। अगर हेनरी लॉ की वैल्यू ज्यादा है मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी, और हमें यही बताना था, इनकरेक्ट। तो ये जो ऑप्शन बी है ये ऑप्शन बी हो जाएगा इनकरेक्ट। अब जरा ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। ऑप्शन सी, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड KH इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा KH की वैल्यू इंक्रीज होती है, और ये नेचर ऑफ गैसेस पर भी डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ KH। नेक्स्ट ऑप्शन, यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है यहां पर। इसके बाद थर्ड डी, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, यही तो था हेनरी लॉ कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर होगा बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन 10 इज वाटर इज मच लेस वोलेटाइल देन H2S। H2O की जो वोलेटाइल नेचर है वो H2S से कम होती है, क्योंकि H2S गैस है, H2O लिक्विड है। अब ऐसा क्यों है ये हमें बताना है। तो इसमें बताया गया H2O इज ए बॉन्ड एंगल ऑफ नियरली 150, ये तो स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है स्टेटमेंट, क्योंकि वाटर का जो बॉन्ड एंगल है तो 104.5 होता है। हाइड्रोजन इज लूजली बॉन्डेड विद द सल्फर, ये रीजन नहीं होता वोलेटाइल नेचर में। वोलेटाइल नेचर में तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन की बात करते हैं, एटम्स और एटम्स की नहीं। सल्फर एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इससे क्या होगा कि H2O में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से H बॉन्डिंग हो जाती है, H बॉन्डिंग ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसी वजह से ये जो होगा H2O ये मोर लेस वोलेटाइल होगा, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। और पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है, और क्या है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक इन नेचर, कि कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो यहां पर अगर हम देखें Cl2O7 एसिडिक होगा, फर्स्ट इज एसिडिक। Na2O ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बेसिक होगा। N2O दैट इज न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। लेकिन ऑप्शन डी Al2O3 दैट इज एम्फोटेरिक, ये होगा एम्फोटेरिक, यानी कि ये एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन करेगा। Al2O3 दोनों से रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा वाटर के साथ अटैच होने पर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अगेन पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन, और जैसा कि हम जानते हैं H2SO4 इज ऑल्सो नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला केमिकल है, और इसके यूज पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी होता है इसका यूज, और इसका यूज पेंट्स, पिगमेंट्स, इसके अलावा डाई स्टफ, सब इसमें इंटरमीडिएट्स बनाने में भी इसका यूज होता है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, यानी इन सब में इसका यूज होगा। H2SO4 का इन तीनों में यूज होगा। तो ये है यूजेस ऑफ H2SO4। ये था क्वेश्चन नंबर 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अगेन पी ब्लॉक एंड हेलोजन फैमिली का एक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? द एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इज ड्यू टू। एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस का मतलब होता है अपने ग्रुप से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करना, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करना, और इसका रीजन इट्स स्मॉल साइज। तो फ्लोरीन जो होता है इसकी साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, इस वजह से जो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये एनोमलस बिहेवियर का एक रीजन जो है वेरी स्मॉल साइज भी है, टू स्मॉल साइज। सेकंड, इट्स हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। लो फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस शेल। फ्लोरीन फ्लोरीन की साइज वेरी स्मॉल होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम हो जाती है, और बॉन्ड एंथैल्पी कम होने की वजह से और साथ में इसमें डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होते, तो ये भी एक रीजन है फ्लोरीन के एबनॉर्मल बिहेवियर का। तो जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव दीज आर रीजंस फॉर एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 इज HCl ऑक्सीजन करा, इसमें रिएक्शन करा रहे, हमें रिएक्शन गिवन है Cu2Cl2, इसमें कैटलिस्ट है और प्रोडक्ट इसमें क्लोरीन एंड H2O बन रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या बताना है? द अबोव रिएक्शन ऑफ क्लोरीन प्रिपरेशन इज ऑफ। तो ये नेम रिएक्शन है या ये कहें ये कमर्शियल मेथड है Cl2 बनाने का। अब हमें बताना है इस कमर्शियल मेथड का नेम क्या है, नेम ऑफ दिस कमर्शियल मेथड, और ये नेम जो है इसका है डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस, इस डेकन प्रोसेस के थ्रू हम इसमें Cl2 का फॉर्मेशन करते हैं, तो फॉर्मेशन का नाम कम हो जाएगा डेकन प्रोसेस। तो ये नेम रिएक्शन डायरेक्टली हमें लर्न करनी है। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट पी ब्लॉक का ही एक और क्वेश्चन जो कि इनर्ट गैसेस फैमिली का है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेयर गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन एयर। ये सारी की सारी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं हीलियम, नियोन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन। इसमें से हमें बताना है कि एयर में मैक्सिमम अमाउंट में कौन होगा। मैक्सिमम एयर में जो होगा वो होगा आर्गन। आर्गन की जो परसेंटेज है ये सबसे ज्यादा होती है एयर के अंदर, इनर्ट गैसेस में, इन बिटवीन इनर्ट गैसेस मैक्सिमम जो है वो आर्गन मिलेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50, डायरेक्ट लर्न करना है इसमें। आर्गन इज द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 16, अगेन पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ IF7। तो पहले हम IF7 के बारे में देखते हैं क्या होता है ये। IF7 का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d3। ये तो होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी जो शेप होगी ये होगी इस तरह से IF7। ये 5 फ्लोरीन, ये तो पेंटागोनल में होंगे 5 फ्लोरीन, और जो 2 फ्लोरीन है ये अप एंड डाउन। तो ये हम कह सकते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसकी जो ज्योमेट्री कहें या शेप कहें ये होगी पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो द आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम पी ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 अगेन यहां पर ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, और विसिनल का मतलब होता है टू हैलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन। विसिनल का मतलब होता है पड़ोसी, एडजेसेंट। अब यहां डाइहैलाइड, एडजेसेंट डाइहैलाइड की बात करें, डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन में तो एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन आ गए। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, हाँ ये हम कह सकते हैं एडजेसेंट कार्बन वाले हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल है। ऑप्शन सी
इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, और इथाइलिडीन क्लोराइड जो होता है दैट इज जेम डाइहैलाइड, एग्जांपल ऑफ जेम डाइहैलाइड। और लास्ट है एलाइल क्लोराइड, और एलाइल क्लोराइड जो होगा डबल बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पर क्लोरीन। तो इसमें केवल एक ही एग्जांपल है जो विसिनल डाइहैलाइड का है, दैट इज 1,2-डाइक्लोरोइथेन। तो ये था क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम हेलो एल्केन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डाइपोल मोमेंट, यानी हमें बताना है किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और जैसा कि हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर है, और वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन ये वेक्टर जीरो भी हो सकते हैं। कब? जैसे यहां पर है CCl4, और CCl4 जो होते हैं ये इस तरह से एडजस्ट होते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट अपने जीरो मिल जाता है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्लोरीन है सारे डाइपोल अगर आइडेंटिकल डाइपोल सिमेट्रिकल पोजीशन पर हो तो ऐसे में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और डाइपोल मोमेंट यहां पर हमें जीरो मिलेगा, जीरो डाइपोल मोमेंट। बाकी सब में जो डाइपोल मोमेंट मिलेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन सब में डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो मिलेगा, क्योंकि इसमें जो कैंसिलेशन जो होता है कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं हो पाता डाइपोल का। तो ये था क्वेश्चन फ्रॉम हेलो एल्केन, डाइपोल मोमेंट का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19, और ये जो क्वेश्चन 19 है ये एल्कोहल पोर्शन का हम कह सकते हैं। एक एल्कोहल हमें गिवन है इथेनॉल, और इथेनॉल में हमें बताना है ऑन द बॉन्ड दैट अंडरगो हेटेरोलाइसिस क्लीवेज मोस्ट रेडिली। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज जो होता है जिसमें आयंस बनते हैं, और आयंस सबसे ज्यादा कब बनते हैं, जब जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस मैक्सिमम हो। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहां डेल्टा EN जो है ये जीरो है, डेल्टा EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जो है ये जीरो है। सेकंड, कार्बन ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है ये 1.0 का होगा। कार्बन हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ये 0.4 होता है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जो डिफरेंस होता है दैट इज 1.4। ये वैल्यू बहुत ज्यादा है 1.4। तो सबसे ज्यादा जो डिसोसिएशन होगा वो डिसोसिएशन होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा वो बॉन्ड उतना ही रेडिली ब्रेक होगा, उतना ही रेडिली वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो। एक रिएक्शन हमें गिवन है और इस रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन है, एल्कोहलिक KOH के साथ, और ये बताना है कि फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा। एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, यहां होगा एलिमिनेशन, और ये जो ब्रोमोप्रोपेन है 1 ब्रोमोप्रोपेन, इसके एलिमिनेशन से जो प्रोडक्ट मिलेगा ये हमें मिलेगा प्रोपीन, और इसमें से HBr रिमूव हो जाएगा। एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करता है, एक्वस KOH होता तो आंसर प्रोपेनॉल होता, लेकिन एल्कोहलिक KOH है तो आंसर प्रोपीन हो जाएगा। यानी यहां पर हमें एलिमिनेशन कराना है और आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोपीन। आंसर हो जाएगा इसका प्रोपीन। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21, और क्या है क्वेश्चन 21? Which of the following reagent is used to reduce carboxylic acid into primary alcohol? अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल में, तो इसके लिए हम काम में लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर हम यूज कर सकते हैं इसमें हाइड्रोजन विद कैटलिस्ट।
निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। निकल, प्लेटिनम, लेकिन विद हाइड्रोजन। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, ये करेंगे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 21 का। कार्बोक्सिलिक एसिड को हमें एल्कोहल में रिड्यूस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, और ये क्वेश्चन 22 जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ गिवन हाइड्रोजन हैलाइड विद ईथर, यानी ईथर की रिएक्शन हमें करानी है, ईथर। और जब ईथर की रिएक्शन हम HX के साथ कराते हैं तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, ये प्रोडक्ट बनते हैं। और ये जो HX होता है इसकी रिएक्टिविटी होती है HI, HBr, HCl, ये इनका होगा रिएक्टिविटी ऑर्डर। HF तो सॉल्ट बना लेता है, इसलिए HF को तो हम इसमें नहीं देख रहे। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा HI, HBr, HCl। जितना HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है क्योंकि बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा HI, HBr, HCl। ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 23। क्या है क्वेश्चन 23? Which of the following amino acid is not optically active? अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड है जो हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। उनमें से 19 जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। केवल एक अमाइनो एसिड ऐसा होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि उसमें कायरल कार्बन नहीं है। तो कायरल कार्बन एब्सेंट होने की वजह से ये जो कंपाउंड होगा, और ये है ग्लाइसिन, ये अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। तो जो ग्लाइसिन है ये अमाइनो एसिड है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसके अलावा जितने भी हैं 19 बाकी जो हैं वो सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम सेक्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन 24? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट बिटवीन न्यूक्लिक एसिड एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव सुगर बेस? तो यहां पर हम रेस्पेक्टिव सुगर बेस, तो यहां हमें क्या दे रखा है, डीएनए आरएनए दे रखे हैं, और इसमें हमें यह बता रखा है कि कौन सा होगा इनका इसमें शुगर कौन सा होगा। आरएनए में होता है बीटा डी राइबोज, आरएनए में होता है बीटा डी राइबोज, यानी ऑप्शन सी तो करेक्ट है। डीएनए में कौन सा होता है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, लेकिन वो डीऑक्सीराइबोज में जो ऑक्सीजन रिमूव होता है वो सेकंड कार्बन से होता है। यानी डीएनए जो होता है, डीएनए जो होता है ये होता है बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज, 2 डीऑक्सीराइबोज, ये होता है डीएनए। तो इनमें से डीएनए का कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आरएनए का ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, दैट इज बीटा डी राइबोज। तो हमारा जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या है? क्वेश्चन 25, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर हैविंग आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑल द पोजीशन एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन जो C4 कार्बन होता है यानी फोर्थ कार्बन, यहां पर पोजीशन डिफरेंट होती है इनकी। तो जो डिफरेंस आता है इन दोनों में वो C4 पोजीशन पर आता है। ठीक है ना, वैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज जो है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 25 और ये थे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन बी। चलिए अब देखते हैं सेक्शन बी। और सेक्शन बी के अगेन पहले हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, और इंस्ट्रक्शंस हैं, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस with overall choice to attempt any 20 questions।
और अगर हमने 20 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए तो फर्स्ट 20 क्वेश्चन ही कंसीडर होंगे इवेल्युएशन के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एसिड्स हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो हमें कुछ एसिड गिवन है, पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है, हेलोजन फैमिली का एक क्वेश्चन, और इसमें हमें गिवन है HOX, हाइपोहेलोअस एसिड्स, ये हमें गिवन है। और जैसा कि हम जानते हैं हाइपोहेलोअस एसिड में जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा फ्लोरीन वाला, देन क्लोरीन, और इस तरह से। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें तो आंसर जो हमारा होगा फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज HOCl, HOBr एंड HOI। तो ये हाइपोहेलोअस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर था, और ये था क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन है, द नाइट्रोजन बेस विच इज प्रेजेंट इन RNA बट एब्सेंट इन DNA। और जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये होते हैं थायामीन एंड यूरेसिल, थायामीन एंड यूरेसिल। इसमें से क्या होता है कि जो थायामीन होता है ये तो किस में मिलेगा आपको, DNA में, और यूरेसिल मिलेगा अपने को RNA में। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि RNA में तो प्रेजेंट हो, DNA में एब्सेंट हो, RNA में प्रेजेंट, DNA में एब्सेंट, यानी हमें पूछा गया है यूरेसिल, यानी हमें इन 4 ऑप्शंस में से यूरेसिल बताना है कौन सा है, और यूरेसिल जो होता है ये है ऑप्शन डी, यूरेसिल, दैट इज यूरेसिल। ठीक है, ये यूरेसिल की स्ट्रक्चर है। और अगर इसमें हम CH का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे मिथाइल ग्रुप से तो ये बन जाएगा थायामीन, ये बन जाएगा थायामीन, लेकिन अभी फिलहाल ये क्या है, यूरेसिल। तो ये था क्वेश्चन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल एंड क्वेश्चन नंबर 27 फ्रॉम सेक्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, द एल्कोहल दैट प्रोड्यूस टर्बिडिटी इमीडिएटली विद ल्यूकास रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर। तो अगर हम देखें जो ल्यूकास रिएजेंट के लिए एल्कोहल की रिएक्शन होती है उसमें हम देखते हैं कि जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है, 3 डिग्री एल्कोहल, ये ल्यूकास रिएजेंट के साथ में टर्बिडिटी, इमीडिएट टर्बिडिटी विद इन सेकेंड्स रिएक्शन हो जाएगी, विद इन सेकेंड्स, बहुत स्पीड से, क्योंकि इसमें जो होता है इसका कार्बोकेटाइन जो बनता है 3 डिग्री वो स्टेबल होता है। अब इन 4 ऑप्शंस में से, इन 4 ऑप्शंस में से हमें 3 डिग्री एल्कोहल को सेलेक्ट करना है कि विच वन इज 3 डिग्री एल्कोहल। तो ऑप्शन ए 1 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है, ये तो 1 डिग्री एल्कोहल है। तो यहां पर हम देखें ये तो 1 डिग्री एल्कोहल। सेकंड 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ये हो जाएगा 2 डिग्री, ये है 2 डिग्री एल्कोहल। इसके बाद है 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन और प्रोपेन, सॉरी, और अगर हम इसको देखें 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये 3 डिग्री एल्कोहल है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस रिएक्शन। ल्यूकास रिएजेंट के साथ जो हम रिएक्शन करा रहे हैं, और हमें 3 डिग्री एल्कोहल ही इसमें चाहिए जो इमीडिएट रिएक्शन करे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लाइकली टू शो बोथ फ्रेंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो हमें इन क्रिस्टल्स में से वो बताना है जो फ्रेंकल एंड शॉटकी दोनों डिफेक्ट शो करे, जिसमें फ्रेंकल डिफेक्ट भी हो और जिसमें शॉटकी डिफेक्ट भी हो, और ऐसा हमें आंसर देना है। तो
तो ऐसा जो ऑप्शन होगा ये होगा AgBr। AgBr एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें शॉटकी एंड फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट मिलेंगे। CHCl, KBr इन सब में हमें मिलता है, इन सब में शॉटकी डिफेक्ट मिलता है और ZnS इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो ये आंसर जो होगा करेक्ट आंसर इज AgBr। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 और क्वेश्चन 30 क्या है? सॉल्यूशन। यहां पर हम देखें ये जो क्वेश्चन है हेलोजन इसमें पी ब्लॉक के अंदर इनर्ट गैसेस का एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड ऑफ नोबल गैसेस इज इनकरेक्ट। कि यूज दे रखे हैं इसमें नोबल गैसेस यानी इनर्ट गैसेस के, लेकिन एक यूज ऐसा है जो इसमें इनकरेक्ट है। देखिए, लिक्विड हीलियम इज यूज्ड एज क्रायोजेनिक एजेंट फॉर कैरिंग आउट वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, लिक्विड हीलियम का ये यूज है, यानी फर्स्ट जो है ये करेक्ट यूज है, फर्स्ट इज करेक्ट यूज। सेकेंड वन इज लिक्विड हीलियम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सस्टेन पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ये भी इसका यूज है, ये हमें ध्यान रखना है इनके यूजेस, ये भी इनका यूज है। नियोन is used in laboratory for handling substance that are air sensitive। एयर सेंसिटिव के लिए हम नियोन का यूज नहीं करेंगे, इसके लिए हम आर्गन का यूज करते हैं। AR आर्गन, आर्गन का हम यूज करेंगे नियोन के लिए, इसमें एयर सेंसिटिव सब्सटेंस के लिए। Xenon and krypton are used in light bulb designed for special purpose। जो एडवर्टाइजिंग जो लाइट्स होती हैं, एडवर्टाइजिंग जो शाइन बोर्ड होते हैं, वहां पर जीनोन एंड क्रिप्टोन का यूज होता है, यानी कि ये यूज भी करेक्ट है, ये यूज भी करेक्ट है। तो आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। और हमें इनकरेक्ट ही बताना था, हमें यही बताना था कि किसका जो यूज है वो इनकरेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन 31 क्या है? द नंबर ऑफ सल्फर बॉन्ड्स इन सल्फर ट्राइऑक्साइड मींस ट्राइमर ऑफ SO3 S3O9 इज। तो S3O9 की अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी कि इनमें जो सल्फर होते हैं ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड होते हैं, सल्फर ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे और ये होगा S3O9। इसका मतलब ये तो है कि सल्फर तो बॉन्ड है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछा जाए कि सल्फर बॉन्ड कितने हैं, तो यहां हम सल्फर बॉन्ड कितने बताएंगे? 0 सल्फर बॉन्ड होंगे, यानी एक भी सल्फर बॉन्ड नहीं मिलेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ सेक्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, और ये क्वेश्चन 32 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स के लिए हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट। देखते हैं ऑप्शन ए, एमाइनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ये कलरलेस होते हैं यूजुअली और ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल सही है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दीज आर सॉल्युबल इन वाटर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन सी, दे बिहेव लाइक ए सॉल्ट। ये ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि जो एमाइनो एसिड्स होते हैं, सपोज ये अगर हम एमाइनो एसिड देखें तो इसमें इस एमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH2 दोनों ग्रुप होंगे, तो ये हाइड्रोजन अपना रिलीज करके NH2 ग्रुप इसको गेन कर लेगा, तो ये कुछ इस फॉर्म में रहेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पार्ट प्रेजेंट है, जस्ट लाइक इन सॉल्ट, जैसे सॉल्ट में होता है, यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है।
ऑप्शन डी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एमाइनो एसिड आर वेरी लो। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसा हमने कहा कि ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड का तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो यहां पर हम कहें एमाइनो एसिड के लिए फोर्थ ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से सेलेक्ट करना था। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 32 और ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 33 फ्रॉम सॉल्यूशन चैप्टर। क्या है क्वेश्चन? 138 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मिक्स्ड विद 72 ग्राम ऑफ वाटर। द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का जो है मोल फ्रैक्शन का रेशियो बताना है वाटर के साथ में। रेशियो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होता है, जैसे अगर हम कहें मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये होगा मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन मोल ऑफ वाटर। जितने मोल होंगे वही उनके मोल फ्रैक्शन का रेशियो हो जाएगा। अगर हम अल्कोहल के मोल देखें तो अल्कोहल के मोल कितने आएंगे? 138 गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास 46 अपॉन H2O का जो मोल फ्रैक्शन मोल होंगे गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो यहां से जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 3/4। तो जो आंसर होगा हमारा दैट इज ऑप्शन डी, 3:4। तो ये रेशियो होगा ऑप्शन क्वेश्चन 33 का मोल, और जो मोल का रेशियो होगा वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो हो जाएगा। तो इस तरह से ये हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 देखिए क्या है क्वेश्चन 34। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पेरोक्साइड लिंकेज? ऑक्सीजन लिंकेज इसमें हमें बतानी है। और ऑक्सीजन लिंकेज जो होती है, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें, ऑप्शन ए, सबसे पहले ऑप्शन ए की स्ट्रक्चर देखें, H2S2O3। तो H2S2H2 ये स्ट्रक्चर हो जाएगी ये OH यहां पर। तो यहां तो ऑक्सीजन लिंकेज नहीं है, यानी ऑप्शन ए में तो नहीं है। ऑप्शन बी H2S2O8, और H2S2O8 जो होता है इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी। यहां हमें मिल रहा है लिंकेज, यहां मिल रहा है ऑक्सीजन लिंकेज, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जरा ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं, H2S2O3। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी ये है H2S2O3 सी की स्ट्रक्चर, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। H2S4O6 और H2S4O6 में सल्फर में बॉन्ड जरूर मिलेगा हमें। ये मिल जाएगा कुछ इस तरह से, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज H2S2O8, जिसको मार्शल एसिड भी कहेंगे, मार्शल एसिड भी कहेंगे इसको। ऑप्शन ये था क्वेश्चन 34 जिसका आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन 35 क्या है? द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है दैट इज Kb। ये हमें बताना है Kb, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं डेल्टा TB इक्वल्स टू Kb इंटू मोलेलिटी। तो ये हमें Kb बताना है, किस पे डिपेंड करेगा? तो यहां पर हम ऑप्शन देखें, नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करेगा,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं करेगा, और ये तो डायरेक्टली ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन 36 क्या है देखें, द कन्वर्जन ऑफ मेटानाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल को हमें रिसोर्सिनोल में कन्वर्ट करना है। तो पहले मेटानाइट्रोफिनोल देख लेते हैं, ये क्या होता है। मेटानाइट्रोफिनोल ये हो गया, इसको हमें कन्वर्ट करना है रिसोर्सिनोल में, ये होता है रिसोर्सिनोल, यानी NO2 ग्रुप को हमें OH ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम इस NO2 को OH में कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले तो हमें यहां पर इसका रिडक्शन करना होगा। पहले हम इसका रिडक्शन करेंगे और रिडक्शन के थ्रू इसको कन्वर्ट कर लेंगे NH2 ग्रुप में। रिडक्शन करा रहे हैं, और ये रिडक्शन हम करा सकते हैं Fe+HCl से, या SN+HCl से भी करा सकते हैं। इसके बाद हम कराएंगे इसमें डाई एजोटाइजेशन, जिसमें ये N2Cl में कन्वर्ट करवाना है। रिएक्शन हम कराते हैं NaNO2 एंड HCl के साथ, इसमें ये N2Cl में कन्वर्ट हो गया, और इसके बाद हम कराएंगे इसमें H2O के साथ, इसको हीट कर देंगे, तो ये जो N2Cl है ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिसोर्सिनोल बन जाएगा। अब इसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कराया रिडक्शन, डायजोटाइजेशन, एंड लास्ट वन हाइड्रोलाइसिस। तो जो ऑप्शन डी होगा, इसकी जो सीक्वेंस है वो इस कन्वर्जन के लिए परफेक्ट है, इस कन्वर्जन के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ये था क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन ऑर्गेनिक का ये, टोलुइन ऑन रिएक्शन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रीडोमिनेंटली। तो यहां पर अगर हम देखें टोलुइन, इसका हमें कराना है क्लोरीनेशन FeCl3 की प्रेजेंस में, और रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये जो CH3 ग्रुप है ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो जो आने वाला हैलोजन है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाएंगे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन। अब यहां पर अगर हम देखें तो जो करेक्ट आंसर होगा इन फोर में से ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑर्थो एंड पैराक्लोरोटोलुइन। तो 37 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसके बाद हम एंटर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, और क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट विल बी द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का मोलिकुलर मास इसमें फाइंड आउट करना है। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम डिसॉल्व्ड प्रोटीन पर 300 सेंटीमीटर क्यूब of solution in 20 mm of Hg at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो क्वेश्चन होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT। यहां C क्या है, कंसंट्रेशन, पाई जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें गिवन है यहां पर 20 mm of Hg, लेकिन अगर हमें इसको 20 है तो इसको 760 से डिवाइड करना होगा इक्वल करने के लिए। कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होती है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमें गिवन है 300 ml, तो ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू आ गई C। R जो होगा गैस कांस्टेंट 0.082, और T जो है टेम्परेचर ये होगा 300 केल्विन।
27 डिग्री सेंटीग्रेड में है, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। और यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से कैलकुलेट करने पर हमारा मोलिकुलर मास इसमें हमें मिल जाएगा। और ये जो मोलिकुलर मास होगा, ये मोलिकुलर मास होगा ऑप्शन जो ए है 6239.6 ग्राम पर मोल। ये हमें मोलिकुलर मास ऑब्टेन होगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जो है ये इसमें पुट करना है और आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था सॉल्यूशन चैप्टर से, ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 देखिए क्या है क्वेश्चन 39। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल गिव द बेस्ट यील्ड ऑफ डाई एल्काइल ईथर ऑन बीइंग हीटेड विद ए ट्रेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई एल्कोहल है और अगर इस एल्कोहल के 2 मोल्स को हीट करते हैं H2SO4 के साथ, अगर इसको हीट करते हैं तो इसमें से H2O रिमूव हो जाता है और ये ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये है विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। अब यहां पर ये जो एल्काइल ग्रुप हैं, बेस्ट यील्ड के लिए यहां स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होनी चाहिए। इन दोनों एल्काइल ग्रुप में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी उतना ही उनमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी एक गुड यील्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यहां हमें इन ऑप्शंस में बस यही देखना है कि स्टेरिक क्राउडिंग किसमें मिनिमम है। 1 पेंटेनॉल इज 1 डिग्री, साइक्लोपेंटेनॉल इज 2 डिग्री, 2 पेंटेनॉल अगेन 2 डिग्री एंड 2 प्रोपेनॉल अगेन 2 डिग्री। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री की तो क्राउडिंग ज्यादा होती है 1 डिग्री से, तो जो आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1 पेंटेनॉल 1 डिग्री है, लेस क्राउडिंग है, मोर एफिशिएंटली मोर यील्ड में ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन 40 और क्या है क्वेश्चन 40? द रिएक्टेंट्स A and B which gives 2,2-dibromopropane। हमें 2,2-dibromopropane बनाना है और इसमें हमें रिएक्टेंट गिवन है। चलिए ऑप्शन ए से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसमें हमें 2HBr को ऐड कराना है। 2HBr मार्कोनिकोव रूल से अटैक होगा, दोनों हाइड्रोजन जो हैं वो कॉर्नर वाले कार्बन पर और ब्रोमीन जो 2 आएंगे वो दोनों मिडिल में, 2 टाइम्स अटैक होगा और इस तरह से मिडिल वाले कार्बन पर 2 ब्रोमीन आ जाएंगे और कॉर्नर वाले कार्बन पर ये हाइड्रोजन इस तरह से, और ये बन जाएगा 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। यानी आंसर तो हमारा स्टार्टिंग में ही आ गया। जरा और ऑप्शन भी देख लेते हैं। सेकंड, यहां पर जो अटैक होगा सेकंड में, सेकंड का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज CH3 CHBr एंड CH2Br। यानी ये तो 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन हो गया, तो ऑप्शन बी तो नहीं ले सकते हम। और ऑप्शन डी में तो एक ही ब्रोमीन आएगा, सिंगल ब्रोमीन आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एक सिंगल, हमें तो 2 ब्रोमीन लगाने हैं और 2 ब्रोमीन तो ट्रिपल बॉन्ड पर आ सकते हैं सेम कार्बन पर। लास्ट वाले में अगर हम देखें जो है ऑप्शन सी, इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये हमें 2 कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर भी एक ही कार्बन पर दोनों ब्रोमीन आएंगे बट प्रोडक्ट होगा 1,1-डाइब्रोमोइथेन। लेकिन आंसर क्या देना था? 2,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन 41 क्या है?
द नंबर ऑफ पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन जीनोन ट्राईऑक्साइड एंड जीनोन टेट्राऑक्साइड मॉलिक्यूल। पहले इनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। XeO3, XeO3 में अगर हम देखें तो 3 एक लोन पेयर इसके पास रहेगा, 3 जीनोन ऑक्सीजन बॉन्ड है। इसमें से जो पाई बॉन्ड बनेंगे ये बनेंगे डी पाई पी पाई। नेक्स्ट जो है ये भी क्या बनेगा, डी पाई पी पाई, और ये भी क्या बनेगा, डी पाई पी पाई। तीनों ही डी पाई पी पाई बॉन्ड बनेंगे, तीनों ही डी पाई पी पाई, यानी XeO3 में 3 मिलेंगे अपने को। अब XeO4 में भी देख लेते हैं। XeO4 इसमें भी ये जो है डी पाई पी पाई, ये भी डी पाई पी पाई, और ये भी जो इधर जो बन रहा है डी पाई पी पाई, और जो सबसे ऊपर है ये भी डी पाई पी पाई। ठीक है, जिसमें से डी जो है ऑर्बिटल वो तो जीनोन का है और पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के केवल पी ऑर्बिटल यूज होंगे, जीनोन के डी ऑर्बिटल्स। तो यहां जो आंसर होगा ऑप्शन ए 3 एंड 4। 3 होंगे XeO3 में डी पाई पी पाई, और 4 होंगे यहां पर XeO4 में। पी पाई डी पाई कहें चाहे डी पाई पी पाई कहें, एक ही बात है, सिमिलर वर्ड है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन 42 हेनरी लॉ से है, सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलेलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन। इसमें हमें मोलेलिटी के लिए कुछ मोलेलिटी के लिए हमें गिवन है यहां पर हेनरी लॉ कांस्टेंट KH। हमें KH गिवन है और KH हमें दे दिया गया है 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5। ये तो KH की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमें दिया गया है व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, यानी आपको इसमें मोल फ्रैक्शन मीथेन CH4 ये फाइंड आउट करने हैं, और आपको प्रेशर जो गिवन है ये है 760 mmHg। ये आपको प्रेशर गिवन है यहां पर। तो फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला क्या आता है, प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन CH4 क्या आ जाएंगे, यहां ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन। तो यहां से अगर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करें तो ये क्या आ जाएगा, प्रेशर अपॉन KH, प्रेशर अपॉन KH। और जब प्रेशर जो है और अपॉन KH जब ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा मोल फ्रैक्शंस का, ये आंसर होगा ऑप्शन डी 1.78 इंटू 10 टू द पावर -3। ये होंगे मोल फ्रैक्शन मीथेन के। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हेनरी लॉ कांस्टेंट वाला हमें फॉर्मूला यूज करना है। हमें हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है, हमें प्रेशर दिया है, हमें केवल मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 फ्रॉम सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन हमें गिवन है, एक रिएक्शन हमें बतानी है, और इस रिएक्शन में क्या करना है आपको, NaCN DMF और ये सब अपने को बताना है। अब यहां पर 2 हैलोजन है, एक आयोडीन है और एक क्लोरीन है, लेकिन ये जो आयोडीन है वो एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है। एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये क्लोरीन पार्टिसिपेट करेगा। यानी जो CN- है, ये CN- इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहां से Cl को रिमूव कर देगा। यहां पर ये आयोडीन जो है ये इस पर अटैक नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। DMF की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, मींस SN2 रिएक्शन इसमें होगी, और जो प्रोडक्ट हमें इसमें मिलेगा दैट इज ऑप्शन डी। यानी कि जो आयोडोबेंजीन यानी एरोमेटिक जो आयोडीन और बेंजीन और आयोडीन बॉन्ड है, इसको ब्रेक नहीं करना आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का दैट इज ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन 44, और क्या है क्वेश्चन 44? कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड हमें गिवन है एल्को OH ग्रुप वाले, OH CH2 OH CH2, और ये कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन हमें गिवन है अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड्स एरोमेटिक एल्कोहल्स इज और आर। इसमें से बताना है एरोमेटिक एल्कोहल कौन से हैं। एरोमेटिक एल्कोहल वो होते हैं जब OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो, यानी फिनोलिक ग्रुप होना चाहिए। फिनोलिक ग्रुप को ही हम कहेंगे एरोमेटिक एल्कोहल, फिनोलिक ग्रुप। और फिनोलिक ग्रुप हमें मिल रहे हैं फर्स्ट में, ये तो एल्कोहल ग्रुप है, ये भी एल्कोहल ग्रुप है, ये फिनोलिक ग्रुप नहीं है, हाँ ये एरोमेटिक एल्कोहल ग्रुप है। यानी फर्स्ट एंड फोर्थ दीज आर एरोमेटिक एल्कोहल्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड फोर्थ दीज आर एरोमेटिक एल्कोहल in which OH directly attached with benzene ring, sp2 hybridized carbon। तो ये था क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन 44, 45 टू 49, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस गिवन है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। आपको assertion और रीजन के नाम से दो स्टेटमेंट गिवन है। इफ बोथ आर ट्रू एंड R is correct explanation of A, then we will give answer A. And if A and R both are true, but R is not correct explanation of A, then we will give answer B. A is true and R is false, then answer will be C. And A is false but R is true, then answer will be option D. तो इन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 45, क्या है क्वेश्चन 45? सबसे पहले इसमें असर्शन गिवन है, और असर्शन क्या है? फॉर आइडियल सॉल्यूशन AA एंड BB, A एंड BB का हमें एक आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। इंटरेक्शन आर सिमिलर टू AB इंटरेक्शन, यानी इसने कहा है कि जो AA में इंटरेक्शंस हैं, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, BB में जो है इंटरेक्शंस, वही इंटरेक्शंस जो है AB में होनी चाहिए, तो आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, AA फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन AB एंड BB फोर्स। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि जो AB में इंटरेक्शन होता है वो A और BB से ज्यादा होता है, AB में इंटरेक्शन, लेकिन यहां तो अपोजिट बता रखा है, यानी जो रीजन वाला स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। F2 has high reactivity than Cl2, F2 की रिएक्टिविटी Cl2 से ज्यादा है। Instead of smaller size, इसका मतलब ये है कि F2 की रिएक्टिविटी साइज स्मॉल होने की वजह होते हुए भी Cl2 से ज्यादा है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, F2 की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब रीजन भी देख लेते हैं। फ्लोरीन बॉन्ड हैज लो डिसोसिएशन एंथैल्पी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन Cl बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी फ्लोरीन में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में कम होती है साइज स्मॉल होने की वजह से, और इसी वजह से रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, दैट इज ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो रहा है। क्वेश्चन 47 क्वेश्चन क्या है? assertion Frenkel defect is shown by ionic substance in which cation and anion are of almost similar size। Frenkel defect में ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है इनकरेक्ट?
क्योंकि इसमें केटाइन और एनाइन की साइज में डिफरेंस होना चाहिए, एंड केटाइन मोस्टली इसमें छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, तभी वो डिसलोकेशन शो करेगा, यानी assertion is incorrect. Next reason, Frankel defect is also called dislocation defect. बिल्कुल सही है, ये डिफेक्ट सही है, डिसलोकेशन डिफेक्ट तो कहेंगे, यानी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 48, और क्या है क्वेश्चन 48? assertion increasing rate of SN1 reaction in following compound। SN1 रिएक्शन का हमें ऑर्डर बताना है, इसके अंदर SN1 का ऑर्डर, और SN1 का जो ऑर्डर होगा, SN1 का ऑर्डर ये होगा, यहां पर इसमें C, A एंड B, और SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करती है, और कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर होगा, ये कार्बोकेटाइन का ऑर्डर यही होगा, जहां आई हटाएं पॉजिटिव लगाएं, आई हटाएं पॉजिटिव, और यहां पर भी वेट पॉजिटिव, और ये जो CH3 है इसका प्लस H इफेक्ट इसको स्टेबल करेगा, मेटा पोजीशन पर इसका लगेगा माइनस I इफेक्ट, यानी कि करेक्ट ऑर्डर जो होगा वो यही होगा C, A एंड B, ठीक है ना। C वाला मैक्सिमम और A वाला जो है वो इसके बाद, और B वाला मिनिमम ड्यू टू माइनस I ऑफ और CH3 एट मेटा पोजीशन। इसका जो रीजन है, एसेशन का जो रीजन है, रीजन यहां पर हम प्रिंट नहीं हुआ है, रीजन जो है वो है SN1 reaction proceed according to more stable carbocation, due to more stable carbocation। ये रीजन आप बुक से भी देख सकते हैं, more stable carbocation। तो इसका जो रीजन दिया गया है क्वेश्चन के नीचे वो भी करेक्ट है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप बुक में देख सकते हैं इसको। तो ये है क्वेश्चन नंबर 48। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन 49, और क्वेश्चन 49 इज ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल। ये हमें कुछ एल्कोहल गिवन है और उसमें हमें डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बताना है, डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बताना है, और डिहाइड्रेशन का यहां पर ऑर्डर जो होगा ये दे रखा है 4 3 2 1, बिल्कुल सही है, ऑर्डर यही होगा, क्योंकि जो ऑर्डर होता है ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, या फिर ये कहें प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है इसके अकॉर्डिंग होगा। तो यहां पर जो फर्स्ट का प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कॉन्जुगेटेड डाइईन बनेंगे। सेकंड वाला जो प्रोडक्ट मिलेगा ये भी हमें ऐसा ही मिलेगा, ये भी ऐसा ही मिलेगा, और यहां पर नेक्स्ट जो प्रोडक्ट होगा, और फिनॉल का डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है, यानी सेम ऑर्डर में होगा। और रीजन क्या है? एल्कोहल लीडिंग टू कॉन्जुगेटेड एल्कीन आर डिहाइड्रेट टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, यानी कॉन्जुगेटेड जो एल्कीन बनेंगे इसमें जो होगा ये डिहाइड्रेशन जो है वो ज्यादा होगा। तो ये करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये था सेक्शन बी, ये था सेक्शन बी जिसमें हमें ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, क्वेश्चन नंबर 49 तक। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी, सॉरी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन सी, और सेक्शन सी में सबसे पहले हमेशा की तरह हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, और इंस्ट्रक्शंस क्या है? दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, यानी इसमें 6 क्वेश्चन है, आप 5 अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी 5। अगर आपने फर्स्ट 6 अटेम्प्ट कर दिए 6 के 6, तो आपके फर्स्ट 5 ही काउंट होंगे। तो ये थे इंस्ट्रक्शंस। अब देखते हैं सेक्शन सी के क्वेश्चन। सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन, और जैसा कि हम जानते हैं सेक्शन सी हमेशा स्पेशल होता है, तो यहां स्पेशल है, यहां पर कॉलम मैचिंग क्वेश्चन है सबसे पहले, और कॉलम मैचिंग में मैच द स्पीसीज गिवन इन कॉलम 1 विद द शेप गिवन इन द कॉलम सेकंड।
तो कॉलम सेकंड में तो शेप गिवन है और कॉलम फर्स्ट में स्पीसीज गिवन है, इनको हमें मैचिंग करानी है। चलिए कराते हैं इनको मैच। और सबसे पहले SF4, और SF4 की अगर हम बात करते हैं तो SF4 का जो हाइब्रिडाइजेशन है, SF4 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट इज sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी जो शेप बनेगी ये कुछ इस तरह बनेगी, SF4, ये बन जाएगा SF4। वेट SF4 इस तरह से। तो इस शेप को हम कहेंगे सीसॉ शेप। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3d और इसकी जो शेप होगी ये होगी, यहां SF4 जो है मैच करेगा थर्ड से। इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज BRF3। BRF3 का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp3d, और sp3d और इसकी जो शेप होगी BRF3 की कुछ इस तरह से। अगेन sp3d, 3 फ्लोरीन होंगे इसके अंदर इस तरह से और 2 लोन पेयर, यानी टी शेप, और वो भी बेंट टी शेप, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन होगा तो बेंट टी शेप। तो यहां CrF3 जो होगा ये B जो है ये मैच करेगा फोर्थ से। इसके बाद नेक्स्ट है BrO3 माइनस, और BrO3 माइनस अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो BrO3 माइनस, ये है BrO3 माइनस, वेट BrO3 और ये O माइनस, इस तरह से BrO3 माइनस। और यहां पर अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अपने को मिलेगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और अगर sp3 है और यहां पर अगर हम देखें नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन, ये जो शेप होगी ये हो जाएगी पिरामिडल शेप। और लास्ट वाला जो है ये है अमोनिया। लास्ट वाला जो है ये अमोनिया, और अमोनियम जो होता है, अमोनियम ये sp3 होगा विदाउट एनी लोन पेयर, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहां पर टेट्राहेड्रल। BrO3 में अगर हम देखें तो BrO3 में हमने ये एक ऑक्सीजन हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, तो ये एक लोन पेयर ब्रोमीन के पास रहेगा, 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो पिरामिडल शेप में आ जाएगा एक लोन पेयर होने की वजह से। इसके बाद तो इसमें कॉलम मैचिंग में A के साथ मैच हो रहा है 3, B के साथ हो रहा है 4, C के साथ 2 और D के साथ 1। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट कॉलम मैचिंग फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन 51 अगेन हमें मैचिंग करानी है, लेकिन यहां पर हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉगी इज करेक्ट रिगार्डिंग। तो एलिमेंट और इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट मैचिंग करानी है। सबसे पहले है निकोजन, और निकोजन जो होते हैं ये है नाइट्रोजन फैमिली। निकोजन हम किसको कहेंगे, नाइट्रोजन फैमिली को, नाइट्रोजन फैमिली। और इस नाइट्रोजन फैमिली का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3, ये है निकोजन, NH2NP3। फर्स्ट कॉलम मैचिंग तो करेक्ट है। चैल्कोजेंस, और चैल्कोजेंस जो होते हैं, कैल्कोजेंस भी बोलते हैं इसको, और फॉर्मिंग यानी ऑक्सीजन फैमिली, और कैल्कोजेंस का जो होगा इसका होना चाहिए NH2NP4, लेकिन ये दे रखा है, ये इनकरेक्ट है। हेलोजन, और हेलोजन जो हम जानते हैं इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5, यानी ये भी इनकरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है नोबल गैसेस फुलफिल्ड ऑर्बिटल वाले, और इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP6, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट एनालॉगी है दैट इज ऑप्शन ए, निकोजन विद NH2NP3, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। और 52 जो है इसमें हमें बताना है कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगीज। एनालॉगी है, इसमें देखना है करेक्ट कौन सा है।
सबसे पहले 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन बिल्कुल सही है। एराइल हैलाइड SN2 नहीं, एराइल हैलाइड SN2 नहीं शो करता, यानी फर्स्ट एनालॉजी इज इनकरेक्ट। सेकंड एनालॉजी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN1 बिल्कुल करेक्ट है, कार्बोकेटाइन के अकॉर्डिंग होती है SN1 रिएक्शन। एंड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 ये एनालॉजी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमें SN2 में चाहिए स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम, जो कि हमें यहां मिल जाएगी, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएगा। बेंजाइल हैलाइड SN1 बिल्कुल सही है, बेंजाइल हैलाइड SN1 करेगा। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 नहीं करेंगे। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड तो SN1 रिएक्शन करेंगे। तो यहां जो आंसर आएगा, ये आंसर होगा, करेक्ट एनालॉजी इज ऑप्शन बी। करेक्ट एनालॉजी ऑप्शन बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, दैट इज 53, 54 एंड 55, इसके लिए हमें एक केस स्टडी गिवन है। एक केस स्टडी है, चलिए देखते हैं क्या है ये केस स्टडी। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर constituents particles, solid are classified into 2 categories, that is crystalline solid and amorphous solid. The adjective crystalline when applied to solids implies an ideal crystal in which the structural unit termed as unit cell are repeated regularly and indefinitely in 3 dimensions in space. In the other word, solid which acquire a definite or regular shape regardless of their size is called as crystalline solid. तो यहां crystalline solid को डिफाइन किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है, the unit cell containing at least 1 molecule has a definite orientation and shape defined by translation vectors ABC. तो यहां पर ये ABC वेक्टर से इनको डिफाइन किया गया है, इनकी लेंथ को। द यूनिट सेल देयरफॉर हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम V that contain the atoms and the molecules necessarily for generating the crystal. Every crystal can be classified as a member of one of the 7 possible crystal system or crystal classes that are defined by the relationship between the individual dimensions ABC of the unit cell and between the individual angle alpha, beta and gamma of the unit cell. Unit cell के alpha, beta, gamma और उनकी dimensions हैं ABC. The structure of the given crystal may be assigned to one of the 7 crystal system, to one of the 14 Bravais lattice and to one of the 230 space groups. These uniquely defined the possible way of arranging atoms in a 3-dimensional solid. Based on these observations, 7 crystal systems were identified: triclinic, monoclinic, trigonal, rhombohedral, tetragonal, hexagonal, रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक एंड क्यूबिक। तो ये यहां पर जो यूनिट सेल के जो ब्रेविस जो लेटिस है 14 टाइप्स के, उन लेटिस को पहले 7 क्रिस्टल सिस्टम में कन्वर्ट किया गया है, इनमें डिफाइन किया गया है कि कैसे कैसे। तो यहां पर ये सॉलिड सिस्टम की बात चल रही है यूनिट सेल की। इस पर बेस्ड हमें 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और वो क्वेश्चंस क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन 53, the unit cell with dimension A is not equals to B and B is not equals to C. तीनों ही इक्वल नहीं है, और जो एंगल है वो इक्वल है कि एंगल तो 90 डिग्री है, लेकिन इनकी जो डायमेंशंस हैं वो सेम नहीं, जैसे जो माचिस की डिब्बी होती है, ठीक है ना, वैसे बिल्कुल वैसे ही। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है ऑर्थोरोम्बिक का। ऑर्थोरोम्बिक में यही डायमेंशंस होती हैं, नॉट इक्वल, तीनों की तीनों लेंथ अनइक्वल होती है, बट एंगल 90 डिग्री होता है सब में। ऑर्थोरोम्बिक इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
क्वेश्चन नंबर 54 एंड क्वेश्चन 54 इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इज। तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम जो है ये हमें मिलेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। यहां देख सकते हैं रोम्बिक सल्फर जो है तो रोम्बिक है, NaCl जो है ये क्यूबिक सिस्टम में होता है, तो यहां पर जो आंसर होगा दैट इज K2Cr2O7। ये हमें लर्न करना है, ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए K2Cr2O7 का। इसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ सैंपल पेपर 8 दैट इज द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ ए कंपाउंड विद यूनिट डायमेंशंस A is 0.48 nanometer, B is 0.48 nanometer and C is 0.48 nanometer। यानी कि तीनों के तीनों लेंथ सेम हैं, तीनों लेंथ सेम A, B, C are equal, but the alpha and beta and gamma all three are equal but not equals to 90 degree। अल्फा बीटा गामा तीनों सेम होंगे बट वो 90 डिग्री नहीं होंगे। अगर ऐसा आता है कि तीनों डायमेंशन, तीनों लेंथ सेम हो, तीनों एंगल सेम हो बट वो एंगल 90 डिग्री ना हो, तो ये जो स्ट्रक्चर इसमें बनती है दैट इज रोम्बोहेड्रल। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी ये बनेगी रोम्बोहेड्रल। तो आंसर हो जाएगा इसमें रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 55 और ये था सैंपल पेपर 8। तो ये था सैंपल पेपर 8। तो ये उम्मीद करते हैं सैंपल पेपर आपको समझ में आ गया होगा। कनेक्टेड रहिए इसी सैंपल पेपर सीरीज में, और नेक्स्ट जो बुक का नेक्स्ट जो सैंपल पेपर है सैंपल पेपर 9 बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।